नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आप सब दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पे। आज हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी पुरानी जानकार, हमारी बहुत ही टैलेंटेड मोनिशा भाटिया जी। पिछले 12 वर्षों से ये ज्योतिष के क्षेत्र में है, तो बाकी इनसे खुद जानते हैं। मोनिशा जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। जी नमस्कार पहले तो, नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं पिछले 2007 से मैं बेसिकली एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जुड़ी हुई हूँ। प्रोफेशनली मैंने 2012 से करना शुरू किया। और उसके अलावा मैं अभी रिसेंटली मैंने पीएचडी की थीसिस भी अपनी कंप्लीट की है। और उसके अलावा मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स के थ्रू हील करती हूँ। और मैं न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स और भी जो ब्रांचेस हैं इस फील्ड में उन सब में काम करती हूँ, बट मेजरली मैं एस्ट्रोलॉजी और हिप्नोथेरेपी में वर्क करती हूँ। ओके ओके, दैट साउंड इंटरेस्टिंग मैम। तो आज हम बात करते हैं फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो मैम, आज हम टॉपिक ले लेते हैं नवमांशा, नवमांशा चार्ट। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि नवमांशा चार्ट एक्चुअल में है क्या और ये हमारे मेन चार्ट से कैसे डिफरेंट हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नवांशा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारा जो D1 चार्ट है, राशि चार्ट, वह जब हमारा जन्म होता है तो उस समय जो भी ईस्टर्न होराइजन पर साइन राइज हो रहा होता है वह हमारा लग्न हो जाता है। वह हमारे बारे में बताता है कि हमारा किस तरह का स्वभाव होगा, जो भी ग्रह वहां दृष्टि दे रहे हैं, बैठे हैं। और हमारा पूरा जीवन की जो दशाएं हैं वह हमारा D1 चार्ट के से हमें मिलती हैं। है? ओके। मगर उस चार्ट के अलावा भी एक और चार्ट है जिसको हम नवांश चार्ट कहते हैं। हम यदि षटबल की जब स्टडी करते हैं तो उसमें सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट नवांश को कहा गया है। अब ये क्या है? देखिए, हमारी कुंडली जो होती है उसमें 12 भाव होते हैं और हर भाव में एक राशि होती है। 12 राशियां, 12 भाव। और हर भाव में 30 डिग्री का जो साइज होता है हर भाव का। अब यह 30 डिग्री को जब हम 9 से भाग देते हैं तो उसका जो 9वां अंश होता है उसको हम नवांश बोलते हैं। जैसे कि 30 को आपने 9 से भाग दिया तो हमारे पास डिग्री आई 3 डिग्री 20 मिनट। तो जो अब हमारे पास नया चार्ट बनेगा वह 3 डिग्री 20 मिनट के एक एक भाव को बतलाएगा। तो जो हमारा D1 चार्ट होता है, जैसे मैंने बताया, वह अगर आप ह्यूमन लाइफ मान लीजिए 65 साल की, जैसे बोला गया है कि एवरेज लाइफ जो है 65 साल की है, तो उसका आधा हो गया 32 साढ़े 32 साल। तो यानी कि 32.5वें साल पे आपका D9 चार्ट ऐसा माना गया है कि एक्टिव हो जाता है। यानी कि इसको आप एक इंडिपेंडेंट चार्ट की तरह रीड कर सकते हैं। अब आपका जो राशि चार्ट है, जो D1 चार्ट है, उसने आपको एक रोड मैप दे दिया कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और आप किस तरह से उन पे रिएक्ट करेंगे। D9 चार्ट आपके स्वभाव में परिवर्तन दिखाता है। जैसे D1 चार्ट मान लीजिए आप धनु लग्न के उसमें पैदा हुए, तो धनु लग्न वाले बहुत ही ज्यादा एक रिलीजियस स्वभाव के होते हैं और पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा उनको इंटरेस्ट रहता है। मगर अगर आपके D9 चार्ट में जो लग्न राइज हो रहा है वह मान लीजिए कर्क है, तो इसका मतलब कि 32.5वें साल में आपका जो टेम्परामेंट होगा वो धनु से चेंज होके कर्क के जैसा हो जाएगा। और कर्क वाले बहुत ज्यादा इमोशनल स्वभाव के होते हैं, डोमेस्टिकेटेड होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। और यह एक स्पिरिचुअल साइन भी है। 4, 8 और 12 की जो राशियां हैं वह एक स्पिरिचुअल साइन है। तो आपका टेम्परामेंट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ना केवल ये, उसके अलावा आपको यह भी देखना होता है कि आपके जो भी ग्रह D9 चार्ट में जा रहे हैं वह किन साइंस में जा रहे हैं। वह भी अपने आप में बहुत कुछ हमें बताते हैं। ओके। राइट। तो इस तरह से ये फंक्शन करता है। तो ये फंक्शनैलिटी तो आपने बता दी, बट इसको हम एक्चुअल में एनालाइज कैसे करेंगे? अगर बीइंग एन न्यू एस्ट्रोलॉजर, हम कैसे उसको एनालाइज कर सकते जी, अब देखिए, हम जैसे कि D1 चार्ट में मान लीजिए आपके बहुत सारे ग्रह होते हैं। हमारे पास टोटल 9 ग्रह हैं। हर ग्रह किसी ना किसी साइन में बैठा है। अब हमारे पास जो राशियां हैं उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जैसे 1, 5 और जो 9 की राशियां हैं यह अग्नि तत्व राशियां हैं। उसी प्रकार से 2, 6 और 10 की जो राशियां हैं यह आपकी पृथ्वी तत्व राशियां हैं। उसी प्रकार 3, 7 और 11 की जो राशियां हैं यह वायु तत्व राशियां हैं। और 4, 8 और 12 की जो राशियां हैं यह जल तत्व की राशियां हैं।
जो अग्नि तत्व राशि में ग्रह बैठे होती हैं वह आपको बहुत ही फायरी टेम्परामेंट का दिखाते हैं, बताते हैं कि इंसान काफी रिलीजियस भी है मगर थोड़ा उग्र स्वभाव का है, एंथुजियास्टिक है। अगर आपके पास पृथ्वी तत्व राशि में बैठे हुए ग्रह ज्यादा हैं तो आपको बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं। उसी प्रकार से यदि आपके एयर साइन में वायु तत्व में ग्रह ज्यादा बैठे हैं D1 चार्ट में, अभी मैं लिंक करना भी बताऊंगी, तो यह बताते हैं कि इंसान बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, बिजनेस माइंडेड है, अपने जो है उसकी सोच ज्यादा काम करती है, हर चीज वो मेंटल लेवल पे ज्यादा सोचता है। अगर आपके जो है जल तत्व राशि में ग्रह ज्यादा बैठे हैं तो यह आपको एक स्पिरिचुअल और इमोशनल टाइप का टेम्परामेंट के बारे में बताता है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल या फिर बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान हैं। अब यही ग्रह जो मान लीजिए 159 साइंस में बैठे हैं, अग्नि तत्व में बैठे हैं, D9 में यदि 4 8 12 में बैठ जाए तो ऐसा इंसान बाहर से कुछ है, अंदर से उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। उस ग्रह से संबंधित मान लीजिए अगर आपका मंगल 1 5 या 9 में से किसी में बैठा है और D9 चार्ट में 4 8 12 में बैठ जाता है, इनमें से किसी एक राशि में, तो जहां मंगल आपको बाहरी तौर पे बहुत ही उग्र स्वभाव का दिखा रहा है, क्रोधी स्वभाव का दिखा रहा है, असल में वह इंसान अंदरूनी तौर पे काफी ज्यादा सॉफ्ट और इमोशनल किस्म का हो सकता है। तो कई बार कहते हैं ना ये इंसान बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। उसके अलावा वर्गोत्तम भी होती हैं कई बार D9 की राशियां, जैसे कि कोई ग्रह यदि आप मान लीजिए 5 नंबर की राशि में है, सिंह राशि में है D1 में, D9 में भी वह सिंह में ही चला जाता है, तो इसका मतलब उसका स्वभाव जैसा बाहर से है क्रोधी स्वभाव का, अंदर से भी वैसा ही है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली में बहुत से ग्रह 3 7 11 में बैठे हैं, तो ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल और इंजॉयमेंट करने वाला साइन है, क्योंकि यह जो काम त्रिकोण भी माने गए हैं, तो बिजनेस के भी हाउसेस हैं। तो ऐसे इंसान के बारे में आपने एक राय बना ली कि यह बहुत ही ज्यादा बिजनेस माइंडेड और इंटेलेक्चुअल टाइप का है, हिसाब किताब करता है। अगर वही ग्रह आपके D9 चार्ट में मान लीजिए पृथ्वी तत्व राशि में बैठ जाते हैं, जैसे कि 2 और 6 और 10, यह सब पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, तो ऐसे इंसान बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। सोच की बजाय वह प्रैक्टिकलिटी को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि मेरा इसमें अगर लाभ होगा या प्रैक्टिकल तौर पे वो चीज पॉसिबल है, जैसे तुम वैसा मैं, ये सब प्रैक्टिकल एटीट्यूड है, तो फिर वो रियल में प्रैक्टिकल टाइप का होगा, वह बहुत ही ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ होगा। बाहरी तौर पे वह शायद लोगों को लगता हो कि ये तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है और बहुत ही बिजनेस माइंडेड है, मगर रियल में वह इंसान काफी प्रैक्टिकल हो सकता है। उसके अलावा एक और चीज आपको जो देखनी होती है कि प्लेनेट D1 चार्ट में आपके D9 चार्ट में कौन से नवांश में गए हैं, जैसे कि उनको 3 और हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे 1 4 7 और 10 के जो नवांश होते हैं इनको देवीय नवांश बोलते हैं, यानी कि ये बहुत ही शुभ नवांश माने जाते हैं। अगर आपका D1 का कोई भी ग्रह 1 4 7 और 10 में से किसी में जाता है तो ऐसे इंसान बहुत ज्यादा नेक स्वभाव के होते हैं, जैसे देवी देवताओं के गुण लिए हुए होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिलीजियस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, पवित्र होते हैं। उसी प्रकार से अगर आपके D1 चार्ट के बहुत से ग्रह D9 चार्ट में 2 5 8 और 11 में से किसी राशि में चले जाते हैं D9 चार्ट में, तो यह मनुष्य नवांश माने जाते हैं। मनुष्य यानी कि प्रैक्टिकल, ऐसे लोग हिसाब किताब प्रैक्टिकलिटी को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, पैसे को, तो यह प्रैक्टिकल माने गए हैं। और ऐसे लोग मतलब कि बैलेंस करना जानते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो हर चीज में बैलेंस रहना चाहते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं, जैसा आपका रवैया है उसी हिसाब से वह आपके साथ डील करेंगे। अब तीसरी जो कैटेगरी होती है वह होती है 3 6 9 और 12, यह होती है राक्षसीय नवांश। अब इसको आप लिटरली मत लीजिए, अगर आपके D1 चार्ट के बहुत से ग्रह 3 6 9 और 12 के साइंस में चले गए हैं D9 चार्ट में, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, और उनके अंदर गो गेटिंग जो टेंडेंसीज है ना, किसी चीज को पाना ही है किसी भी तरह से, तो वो उनके अंदर ज्यादा होती हैं। तो इस तरह से नवाम चार्ट हमें बहुत सारी चीजें बताता है, हमें केवल इंसान के नेचर के बारे में नहीं, हमारे जो D1 चार्ट के प्लैनेट्स हैं उनके अंदर कितनी जो स्ट्रेंथ है वह भी हमें D9 चार्ट से पता चलती है।
जैसे मान लीजिए D1 चार्ट में आपके बहुत से ग्रह आपको दिख रहा है कि एक्सॉल्टेड बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, या केंद्र और त्रिकोण बहुत ही पावरफुल और अच्छे स्थान हैं किसी भी ग्रह के, आपको D1 चार्ट में देख के लग रहा है कि ये बहुत हमें अच्छा रिजल्ट देंगे अपनी दशा में। मगर D9 चार्ट में यदि वह त्रिकोण में बैठ जाते हैं, सॉरी त्रिक भाव में बैठ जाते हैं, 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब वह जो आपको दिखा रहे हैं पिक्चर, एक्चुअली में उनकी उतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि D9 चार्ट में वह कुंडली के गड्ढे में गिर गए। तो आपको अपने दशाओं में हो सकता है शुरू में थोड़ा राइज दे दें, पर उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा अंत में आपको वह काफी कष्ट देकर जाएंगे। तो इस तरह से आप नवाम चार्ट को देख सकते हैं। आपका विवाह कैसा रहने वाला है, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होने वाला है, आपका जीवन साथी कैसा होने वाला है, आपको विवाह से कितना सुख मिलने वाला है, ये सब भी हम नवाम चार्ट से देख सकते हैं। उसके अलावा आप कितने स्पिरिचुअल हो, आप कितने रिलीजियस हो, यह भी हम D9 चार्ट से देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता रही हूँ, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक और सवाल है मेरा कि ये जो मैरिज में है वो कैसे देखते हैं कि हमारी मैरिज क्या है या कैसे है, ये कैसे काम करता है नवमांश मैरिज को लेकर? ठीक, देखिए नवांश एक, जैसे मैंने बताया आपको, आपके विवाह के सुख के बारे में बताता है। कई बार D1 चार्ट को देख के हमें गलती लग जाती है कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, मगर D9 चार्ट में परिस्थितियां काफी खराब हैं। यह बेसिकली आप देखो, D1 चार्ट आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि आपको D1 चार्ट के हिसाब से बाहरी तौर पे लग रहा है कि इंसान बिल्कुल हेल्दी लग रहा है, इसके तो सब ऑर्गन्स ठीक ठाक काम करते होंगे। मगर D9 चार्ट में यदि आप देखें, उसको खोल के अगर मान लीजिए हार्ट, D9 को मान लीजिए आप हार्ट कह सकते हैं, आपने देखा हार्ट में ब्लॉकेज मिली कहीं ना कहीं, तो आपको यहाँ पर ये कष्ट दे सकता है यदि D9 चार्ट आपका कहीं ना कहीं पीड़ित है। अब विवाह की हम बात करते हैं, तो वैवाहिक तौर पे यदि D1 चार्ट आपको बहुत शुभता दिखा रहा है, मगर D9 चार्ट में आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो वह प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। अब जैसे कि आपके D9 चार्ट का जो लग्न और सप्तम भाव है, वह लग्न आपके बारे में बताता है कि आप कौन हैं मैरिज में, किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, लग्नेश आप मैनेजर हैं उसके। और D9 चार्ट का जो 7th हाउस है, वह आपके विवाह को दिखाता है, और 7th हाउस का जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वह आपके पार्टनर के बारे में बताता है। आपका और आपके पार्टनर के बीच में क्या संबंध होगा, वह आपके D9 चार्ट में लग्न और 7th हाउस का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, वह बताएगा। मान लीजिए दूर द्वादश बैठे हैं, दोनों एक दूसरे से दूसरे और 12वें भाव में बैठे हैं, तो आपका और आपके पार्टनर का जो संबंध है वह बहुत ज्यादा कॉर्डियल नहीं होगा। अब मान लीजिए वह 6-8 बैठे हैं D9 चार्ट में, लग्नेश और सप्तमेश D9 में, यदि 6 और 8 की परिस्थिति में बैठे हैं, तो भी आपके अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा जो है रेपो स्ट्रांग नहीं होगा। उसी प्रकार से D9 चार्ट में यदि पापी ग्रह बैठ जाएं आपके सप्तम भाव में, तो भी जो पार्टनर है उसके साथ हमारा जो रेपो होता है वह ठीक नहीं होता। चौथा भाव जो D9 चार्ट का होता है, वह आपके विवाह में आप कितने सुखी हैं उसको दर्शाता है। कई बार क्या होता है कि हमारा लगन और सप्तम भाव पीड़ित होता है, तो दिखाता है कि मैरिज में प्रॉब्लम्स हैं, मगर उसके बावजूद भी आपने देखा होगा बहुत लोगों की मैरिजेस लंबे समय तक चल जाती हैं। उसका कारण यह है कि उनका जो चौथा भाव है, सुख स्थान का भाव है, वह काफी स्ट्रांग है। यानी कि अगर शुभ ग्रह चौथे भाव में बैठे हैं या शुभ ग्रह चौथे भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे इंसान को अपने विवाह में बहुत ज्यादा सुख भी मिलता है, मगर उसके बावजूद भी यदि वहां पर पीड़ा है, तो वह इंसान अपने मैरिज में लंबे समय तक टिक सकता है और उसकी मैरिज नहीं टूटेगी, क्योंकि चौथा भाव हमारे सुख को भी दर्शाता है, तो उसको बहुत ज्यादा हम प्राथमिकता देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे नवमांशा के इस वीडियो के बाद। तो थैंक यू मैम हमसे जुड़ने के लिए। फिर हम आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।